औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दिल नवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। आज मेरे साथ मेरे मौजूद है वालिद साहब और इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी, इन्होंने कहां से स्टार्ट लिया और आज इनके साथ हम किस मंजिल पे पहुंचे हैं, इसके पीछे क्या क्या मेहनत शामिल है, कौन कौन से स्टेप इन्होंने लिए। ये साथ मेरी बेटी महक खान है, साथ मेरा बेटा अरियान खान है और ये छोटा अजान खान बैठा हुआ है। ये भी अपने दादा अबू से यही सुनने के लिए बैठे हैं कि दादा अबू ने कौन कौन सी मेहनत की है और कौन कौन से स्टेप इन्होंने लिए और आज इस मंजिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अब्बू जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आपकी एज कितनी है? तकरीबन मेरी उम्र इस वक्त 67। 67 आपकी एज है। और बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरी अंडर मैट्रिक हूँ। अंडर मैट्रिक है। अच्छा, ये बताएं कि आप कितनी उम्र के थे तो आपने इस सराफा वाली जो फील्ड है इसमें आए? मैं तकरीबन 12 साल की उम्र में तकरीबन इस से कंसर्न हो गया था और रेगुलर जो है तकरीबन मैं 14 साल की उम्र से बिल्कुल परमानेंट इसमें आ गया था। अच्छा अच्छा नाजरीन, अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है उर्दू लैंग्वेज की वजह से। हमारी मादरी ज़बान हिंदको है, जो कि हज़ारा साइड के पीके में रहते हैं पाकिस्तान में, उनके पता है हिंदको ज़बान कौन सी है। हम साथ बात करेंगे हिंदको में और हिंदको में ही अब आगे हम बाकी अबू से पूछेंगे। अच्छा अबू जी, तुसा सा ये दसो कि 12 साल की उम्र तुसा आ गए हो अपनी सराफा की फील्ड ते 12 साल तो बाद तुसा हरी पो रहे हो, चुए चुओ, तुसा के स्टेप किन्ने पे? सब तो पहले अजान नहीं करो, ना करो बेटा। हरीपुर अपनी दुकान से कारोबार का स्टार्ट पकड़ा है। जिस वक्त थोड़ा शऊर पैदा होया तो फिर मैं चोए आ गया। ठीक है। जिस दे विच तकरीबन बेबल का कुछ है। अच्छा। तो उसके बाद चोए में तकरीबन 68 में चोए आ गया था। 68 तुसा चोए आए हो? जी जी 1968 1968 चोए ठीक है। आए। जिस तो बाद असां इत्थे ही अपनी मेहनत मजदूरी की है अपनी फील्ड और उस तो बाद तकरीबन 1973 14 फरवरी 1973 किया से मैं अपनी दुकान का इफ्तिताह किया। उस तो बाद इस जी मैं तकरीबन रेगुलर यानी कुछ अरसे तक 30-35 साल तक मैं इसी दुकान के उत्ते रहा। फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर उन्होंने मैं अपनी तौर पर दुकान जी है वो कलर पा के दी है, जिस अल्लाह की मेहरबानी नाल इस वे वो यानी एक बच्चा मेरा बाहर यूरोप में तो दूआ बच्चा जो वो बस। अबू जी नमज़दा हो गए हैं जी, क्योंकि अल्लाह पाक जी जैसे रजावत की, अल्लाह पाक की रजा के आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा बड़े भाई जो है यूरोप में है और मुझसे जो छोटे भाई है वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। उसकी वजह से मेरे अब्बू की आंखें नमदीदा हो गई है, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बेशक ये दुख का मुकाम होता है वालिदैन के लिए और बहन भाइयों के लिए। वाकई ये अगर ज़िंदगी में के सबसे कठिन सबसे मुश्किल अगर कोई मरला है तो वो अपनी जवान औलाद का जनाजा अपने कंधों पे उठाना है। एक माँ बाप के लिए सबसे जो बड़ा और कठिन मरला होता है यही होता है। अभी हम अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे और मैं को बोलेंगे जाए वो अपनी जगह पे बैठे और फिर शुरू करते हैं। अच्छा अबू जी, माजरत के साथ आप थोड़े नमदीदा हो गए, अल्लाह पाक की रज़ा। शुरू करें आगे। इसके बाद क्या होया? इसके बाद बस बच्चे अपने अपनी मंजिल से स्टार्ट हो गए हैं और असां चोए विच अजे तक चोए विच ही हैं। 1973 तो कहन के आज दिन तक तुसा चोए जेड़े तुसा ने आए हो अपनी दुकान पाई, आज तक वो दुकान कायम हो दायम है। हुण तुसा कोल अपने पोतरिया पोतरिया ये भी दसो कि तुसा जो आए हो तुसा ने इथों कितने पैसे कितना सोना है जिस तुसा ने अपना स्टार्ट पकड़ाया? उस वक्त सोना काफ़ी रियायत है और उस वे चंद हज़ार तो कम स्टार्ट होया सा। ठीक है।
ਜਿਹੜਾ कि अल्लाह की मेहरबानी नाल दिन ब दिन इजाफा ही होया है और माशाल्लाह। बेहतर ही रिस्पांस रहे ने। ठीक है। अच्छा अबू जी ये दसो तुसा अपने इन्हां बच्चा असा भी दसो असा दे वेल में इजाफा करो जदों तुसा निक्के होने हो तुसा स्कूल जुलने हो स्कूल जुलने से तुसा कितने पैसे मिलने हैं? जिस वक्त अस स्कूल जाने ते एक आना एक आना यानी वो बराबर है 1 रुपये कितने आने होने? 16 आने 1 रुपए चौने से। बेटा 1 रुपये में 16 1 रुपये के 16 हिस्से करो और उसमें से एक हिस्सा दादा अब्बू को मिलता था। वो भी कभी कभी ऐसे ही, वो भी कभी कभी, रोज नहीं। 1 रुपया आप अभी कितने रुपए लेके जाते हो स्कूल? 20 रुपए, 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपया। हाँ, 50। और बाबा जानी को 1 रुपये में से 1 रुपया 16 दिनों में मिलता था। ना जी 20-22 दिन में मिलता था। हाँ, एक दिन छुट्टी होती थी, एक दिन इन्हें पैसे मिलते थे। आप समझ आई? ईद के दिन हमें 4 आने 8 आने मिलते थे। जब ईद का दिन होता था उस वक्त इन्हें आधा रुपया मिलता था, आधे से भी आधा, कभी कभी आधा मिलता था। पता चला है? अच्छा ये बताएं जी, उस वक्त गाड़ियां वगैरह होती थी आपके पास? गाड़ियों पे आप आते जाते थे या क्या सिलसिला था? बसें थी, बसों पर सफर होते थे। हरीपुर से या चोहा से? हरीपुर से बसों पर आते थे, फिर बाद में वैगनें आ गई, वैगनों के बाद फिर टोटे आ गए, फिर मैंने मोटरसाइकिल ले लिया था तकरीबन इस दौरान ही। फिर मोटरसाइकिल पर हरीपुर और चोहा सर्विस, पिंडी सर्विस मोटरसाइकिल पर होती रही। अच्छा, आप जिस वक्त चोहा खालसा आए उस वक्त इन रोडों की क्या पोजीशन थी? ये रोड टूट फूट का शिकार थे? ये कैसे आप चोहा आए इसका थोड़ा बताएं। जिस वक्त हम आए उस वक्त चौक पंडोड़ी तक रोड थी, उसके बाद पैदल रास्ता था, कच्चा रोड था। ये 68 की आप बात कर रहे हैं? जी जी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा 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 पुख्ता होती गई, आखिर में आज ये इस पोजीशन पर है। ठीक। अच्छा, आज तो माशाल्लाह फिर काफ़ी नूर में हुआ। उस वक्त ये सुनने में ये भी आया है कि काफ़ी जगह जहाँ पे नाला कहाँ से गुजरा करते थे वहाँ पे पुल वगैरह नहीं होते थे। नहीं तो होते। बारिश के मौसम में फिर उधर आप कैसे गुजारा करते थे, क्या होता था? फिर उधर अगर आते थे, जब बारिश हो जाती थी तो इसकी साइडों पर रुक जाते थे, और वो साथ हमारे एक ढोक है छोटी सी बजीगरों की उसको बोलते हैं, उनको रात को उठाकर उनको बोलते थे और वो धक्का लगाकर गाड़ी जो है वो पानी से बाहर निकलते थे, फिर हम घर आते थे। और रास्ते में एक कलर सीधे वाला जो पुल आता था उसको कैसे? उसको भी ऐसी पोजीशन है थी, उधर दाएं बाएं खड़े होते थे आदमी। पहले तो गाड़ी निकल आती थी क्योंकि उसका सेंटर में फर्शी पुल था। अच्छा, वो पुल जो है उससे गाड़ी गुजर जाती, कभी रुक भी जाए तो फिर वो धक्का धुक्का लगा के बाहर निकाल देते थे। तो कितनी सहूलत आ गई है उस वक्त में और आज के वक्त में, कितनी सहूलत है, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में ये सोच लो कि यानी उस वक़्त और आज के वक़्त में 110% फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। तो क्या लोग कहते हैं जी उस वक्त अगर रास्ते कच्चे होते थे तो दिल पक्के होते थे, दिल सच्चे होते थे, लोगों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता था? हाँ, वाकई ये बात तो है। बात जो करते थे तकरीबन सच्ची होती थी, मोहब्बत, यारी दोस्ती से ही इस काबिल होती थी कि उसमें गमी खुशी महल्ले की, इलाके की, गांव की बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती थी। शादियां ब्याह इसी तरह, रौनकें, और जहाँ जब ये हो रहा था, टाइम गुजरता गया है, तब तब ये मांग पड़ती जा रही है। आजकल सिर्फ यही पोजीशन है कि जनाब किसी के घर जाओ तो कोई आता है, किसी का घर ना जाओ तो कोई किसी के घर नहीं आता, बल्कि पड़ोस में भी कोई नहीं आता महीनों के साथ एक दूसरे के पास। तो क्या समझते हैं इस जदीद ये जो टेक्नोलॉजी है, ये दौर अच्छे थे या पहले वाले दौर अच्छे थे? जिन्हें सच्चे लोग अक्सर कहते हैं सच्चा वेले नहीं गाली। सच्चे वेले की बात यही है कि वो अच्छे इसीलिए थे कि उसमें मोहब्बत, उसमें उल्फत, अजान ना करो, उसमें ये जो चीज़ें थी ना उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। अब वो खुलूस वाली बात नहीं है। आजकल हर बच्चे भी देखो तो वो भी अपने मतलब की बात करते हैं और यही कहता है कि बस दूसरे को टीका लगाओ।
ठीक हो गया। और आप ये भी बताएं, आज दिन को एक और मैं आदमी की स्टोरी देख रहा था, वो कह रहा था कि पढ़ाई बेशक ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लक। आप अल्लाह पाक ने जो आपके नसीब में रिस्क लिख दिया है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा ये कि आप जॉब की निस्बत अगर आप बिजनेस की तरफ आएँ तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकता है। आपने भी जैसा कि बिजनेस की तरफ आप आए, बिजनेस आपने शुरू किया, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि जॉब ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है अगर इंसान पढ़ लिख जाए या बिजनेस? देखो जी, पढ़ाई जो है वो शऊर पैदा करती है, जॉब का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें ये है कि इंसान अपना अच्छा बुरा सोच के बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। और ये जो मजदूरी जॉब या जो कुछ भी ये है कारोबार है, ये रिज़्क अल्लाह की तरफ से आता है और हर इंसान को मिलता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। ये तवक्कुल वाला सौदा होता है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात की। अब आप क्या नसीहत करेंगे हमें भी और अपने इन बच्चों को भी? कि बस पढ़ो, इसलिए नहीं कि कल सरोस मिलेगी, पढ़ो इसलिए कि अपने आप में कुछ पैदा करो, शऊर पैदा हो, शऊर अक्ल पैदा हो, अक्ल पैदा हो। दुनिया की समझ बूझ आ जाए। और दूसरे नंबर पर अपनी मेहनत करो, मजदूरी करो, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो आइंदा के लिए बेहतर एक नमूना बन सके। हम और हमारे ख़ानदान में, मेरे ख्याल में पूरे ख़ानदान में चंद एक पढ़े लिखे ठीक है जो जॉब कर रहे हैं, वरना वो भी कम है। ठीक यानी है, हज़ारों में से कोई चंद एक दाने, ठीक है। 2 4 10 तो दाने, बाकी जितने भी है सारे कारोबार से सब मुंसलिक हैं। कारोबार से वाबस्ता है। ठीक है, तो क्या नसीहत करेंगे इन्हें? बस इनको यही करेंगे कि पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो और माँ बाप की खिदमत करो और आइंदा के लिए अपना रास्ता सीधा करो, कारोबार करो और अपने आप की ज़िंदगी जो है आसान बनाओ। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप इस अच्छा काबिल, कारोबार कर बिल्कुल। सको। ये बात है जी अरियान, आपने दादा अबू की आज कहानी सुनी? दादा अबू कितनी मेहनत से आया करते थे, कितने मुश्किल से आए थे हरीपुर से, रास्ते भी ख़राब होते थे। अच्छा, आप हमें एक और बता दें, आपने जब चो खालसा में दुकान अपनी शुरू की तो आपके पहले कस्टमर कौन थे और उस वक्त गोल्ड का रेट क्या था? चोए में आप जब दुकान डाली, चुप कर। जब दुकान डाली तो सबसे पहला मेरा कस्टमर असगर था। अच्छा, जिसने एक अंगूठी हमसे ली थी, जिसकी मैंने मजदूरी वगैरह नहीं ली, उसको 5-6 रुपये मजदूरी होती आपने थी। ऑफर दी थी उसे फर्स्ट कस्टमर होने की वजह से? उसको ऑफर दी थी। अच्छा, वो 5-6 रुपये मैंने मजदूरी नहीं ली। अच्छा, कितने की बनी थी, कुछ याद है वो अंगूठी? मेरे ख्याल में ज़्यादा 26 या 28 रुपये की बनी थी। मर्दाना जनाना? जनाना अंगूठी। जनाना अंगूठी 28 रुपए की। जी देखने वालों, आप देख रहे हो, जब 1973 में वाला साहब ने चो खालसा में दुकान बनाई, इन्होंने सेल की तो पहली से अंगूठी 26 रुपए की इन्होंने सेल की है और उसमें भी इन्होंने मेकिंग नहीं ली थी। अब ये बताएं, जिस वक्त शुरू की उस वक्त गोल्ड का क्या रेट था? उस वक्त गोल्ड मेरे ख्याल में 120-25 रुपये तोला। उस वक्त तो तोला 120-25 रुपये में था। 120-25 रुपये तोला 1973 में? हाँ, ठीक हो गया। तो आपने एक दफ़ा जिक्र किया था सोना उस वक्त 2200 रुपया तोला था, वो किस सन की बात है? 2200 रुपये तोला सोना मेरे ख्याल में, अजान सीधे होकर बैठो, सीधे बैठो। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो तकरीबन 77-78 के बाद होगा। ठीक है, 77-78 के बाद 2200 रुपया हो गया था। अच्छा, अब हमें आप ये भी बताएं कि सुनने में आया कि उस वक्त एक टीवी हुआ करता था जो इस एरिया में सबसे पहले आप लेके आए थे। उस वक्त वो रौनकें क्या होती थी जब लोग बैठते थे या ले मोहल्ला आते थे आपके पास टीवी देखते थे? सबसे पहले हमारे एक बुज़ुर्ग थे, शेख मोहम्मद यासीन साहब, उनके पास टीवी था छोटा सा। ठीक है, उस पर जो प्रोग्राम होता था आते थे घर में। और फिर उसके बाद मैं, एक हमारे अजीज़ दोस्त हैं सर सुबह शाह में नसीर भट्ट, उनके घर से उधारा मांग के लाए थे। अच्छा, वो भी तकरीबन 1 फुट का था और उसकी पोजीशन ये थी कि हमारी बैठक जब मैं दुकान अपना बैठक खोलते थे ना टीवी के टाइम पर तकरीबन 8 बजे, तो
उस वक़्त तो हमारी बैठक में जगह नहीं होती थी, हफ्ते में एक प्रोग्राम लगता था। पीटीवी आपके उस दिनों में ओपन हुआ था? पीटीवी था। अच्छा, सिर्फ पीटीवी था। हाँ, बाकी कोई भी नहीं था। और वो उसका नाम क्या था जी, उसमें एक किरदार था, वारस तो नहीं था? हाँ वारस, यस, अच्छा। वारस ड्रामा लगता था। और वो इतना मशहूर मकबूल हुआ कि हमारे इस एरिए में से तकरीबन 2 मील 3 मील के एरिए से भी दोस्त जो थे ना मेरे, वो आकर इधर जनाब वो ड्रामा देखने के लिए ड्रामा आते थे। देखने के लिए आते थे। और आपने ये एक दफा ये भी जिक्र किया था कि जिस वक्त आपने मोटरसाइकिल लिया था तो इस एरिया में गिने चुने मोटरसाइकिल थे। हाँ, उसको चंद एक तो उस मोटरसाइकिल। वक्त उसका क्या जोबन हुआ करता था? जैसे तो आज हर घर में 5-5 मोटरसाइकिल खड़े हैं। उस वक्त पोजीशन ये थी कि एक मोटरसाइकिल जापानी मेरे अजान पास सुनो था। सुनो। एक मैंने लिया था गालबन 2200 में। क्या नंबर था उसका? मॉडल कौन सा था? कुछ याद है? उस वक्त याद RIF अच्छा। नंबर में ख्याल में याद नहीं है, 470 RIF 470। और किस कंपनी का था? जापानी यामा कंपनी का था। अच्छा, यामा। रावलपिंडी का नंबर लगा था। पिंडी का नंबर था, वो भी सेकंड हैंड लिया था। अच्छा। उस वक्त तो ये हमारा मोटरसाइकिल था। और वो पोजीशन ये थी कि अगर 100 मील पर भी निकलते ना तो उस मोटरसाइकिल ने कभी हमें को रास्ते में परेशान नहीं किया। जबरदस्त जी। और उस वक्त जिसके पास मोटरसाइकिल होता था उस वो आदमी उसकी जो यही समझो कि आजकल बचा जा रहा है। मर्सिडीज मर्सिडीज जा रही है। बहुत अच्छे जी। देखो बेटा, उस वक्त जिस वक्त तुम्हारे बाबा जानी ने मोटरसाइकिल लिया था, इस इलाके में गिने चुने लोगों के पास चंद मोटरसाइकिल थे। और जब टीवी लिया था, इस इलाके में टीवी भी बहुत कम हुआ करते थे। और कहते हैं जब टीवी पे ड्रामा लगता था, मैं बैठक खोलता तो हमारी बैठक भरी जाती थी, इतने दूर से लोग आते थे और हमारे टीवी देखने के लिए। और अपनी ज़िंदगी का कोई मशहूर वाक़या सुनाए। सुना है आपको किसी दौर में करंट भी लगा था, इलेक्ट्रिशियन भी आप हुआ करते थे, वो क्या सिलसिला था? वो मसला ये था कि हमारे इलाके में गालबन 82 में बिजली आई थी। अच्छा। और उस वक्त हमारे पास कोई इतना लाइनमैन वगैरह तो थे ही नहीं। ये जो इनके ऑफिसर हैं ये गुजर खान में होते थे। अच्छा। और इधर हमारे पास एक चाचा जी हुआ करते थे, गालबन पलाखर के थे या और किसी जगह के थे। वो कभी कभी आते थे और कभी कभी जाते थे, तो फिर 2-3-4 दिन बाद आते थे। अगर उस दौरान फ्यूज़ वगैरह उड़ जाए तो मैं जनाब अनों में से काला सरदार हो जाता था। आप थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिशियन की समझ बूझ रखते थे। हाँ। फिर जनाब वो फ्यूज़ में लगाता था। और एक दफ़ा ऐसे चुप हुआ, करो बेटा थोड़ी देर। ऐसे हुआ कि मैं समझ तो वो हमको भी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी ना, वो खंबे का जो पोल होता है उसके ऊपर चढ़ गया था। इतने में बिजली आ गई थी। बिजली ने मेरे पास। बिजली ने छाट मारी और मैं जनाब ऊपर से छत पर गिर गया। अच्छा। फिर उन्होंने उठाकर मुझे घर ले गए थे। ठीक हो गया, ये था आपका वाकया। इसके अलावा अपनी मर्जी से हमारे सवाल के बगैर जो आपको वाकया याद हो, कोई हंसी मजाक वाला, कोई शादी का, कोई दोस्तों के साथ, कोई। अच्छा, अरियान कुछ पूछना चाहता। जी अरियान। मैं बाबा के शाह पे अजान जित रहा था। अच्छा। बाबा के शाह पे गया, उधर मुझे करंट लगा था। मैं थोड़ा सा पीछे हो। मैंने स्विच के अंदर अजान जित रहा था, समझ तो नहीं थी। स्विच के अंदर मैंने उंगली घुसा दी। उंगली नहीं घुसाई थी, मैं घुसाई थी। हाँ, किल थी। अच्छा। मैं घुसाई थी तो मुझे करंट लग गया था। हाँ, फिर क्या होता है करंट लगता है तो फिर बहुत मसला होता है। अच्छा, बाबा जानी सुनाए आप अपनी मर्जी का कोई वाकया, कोई दोस्तों के साथ, कोई सफ़र के दौरान, या कोई इधर लाइफ का कोई अच्छा सा एक वाकया सुनाए। तो ख़ास तो अब मेरे जहन में नहीं है, बस यही स्टोरी थी जो आपने एक एक्सीडेंट वाला वाकया मुझे सुनाया था, जो मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया था। पिंडी से वापस आ रहे थे, आपके साथ कोई दोस्त भी था तो गिरे थे।
वो खुर्शीद अंकल थे या? खुर्शीद अच्छा, क्या, चले वही सुना दे। वो साथ हमारा इधर मोहल्ले के थे नज़र। अच्छा पिंडी काम के लिए गए हुए थे, वापस आए तो इधर समापुर पर मोटरसाइकिल स्लिप हो गया। अच्छा स्लिप हुआ और ये गिर गए। हाजी साहब को भी लगी थी भाई को, तो चाचा नज़र भी साथ था लेकिन वो बच गया था। उनके हाथ में जो बैग था वो गिर गया था दूर। फिर उसने एकदम बैग उठाया, फिर मुश्किल से मोटरसाइकिल सीधा किया और फिर इधर रवात में पहुँचे। तो भूख का ये आलम था कि तंदूर वाली दुकान पर ही जाके बैठ गए कि कुछ दो। कहते हैं कि हमने ना करते हुए भी तकरीबन 14-15 रोटियां तो दो आदमी थे, 14-15 रोटियां तो और उस वक्त बेमानी भी नहीं होती थी, रोटी भी अच्छी खासी हुआ करती थी। 15 रोटियां हमने 1-2 प्लेटों में जिंदाबाद जिंदाबाद खा गए। और फिर उधर से तो आ गए। जब इधर पहुंचे ना गली में, घर के पास दरवाजे के पास पहुंचे तो गली से आवाज़ें लगाने शुरू कर दी, बाहर निकलो, मैं मर गया, मैं गिर गया, मुझे लग गई। ये ऐसे आवाज़ें मोहल्ले में। बड़ी मुश्किल से एकदम दौड़ के हम बाहर निकले। हमारे पास इधर एक रज़ाक साहब थे आजकल, और पेंटिंग की मजदूरी वगैरह करती हैं, और एक उधर सती साहब थे, वो थे। और उस वक्त मौसलियात का भी इतना निज़ाम नहीं था, टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वो तो थे ही नहीं ना। अच्छा, टेलीफोन वगैरह तो है ही नहीं था। इधर सफदर शेख था और मेरे ख्याल में कुछ आदमी, 5-7 आदमी हम इधर बैठे हुए थे। फिर जनाब हमने गए उधर, खुर्शीद साहब पूरी आंकड़े हुए थे, मोटरसाइकिल पर बैठे थे। फिर उनको उठा कर अंदर लाए, जिंदाबाद। फिर ज़रा कमरा गर्म किया। तो क्या समझते हैं कि, अच्छा आप अपना वाक़या पूरा करें। फिर उनको मेंटेनेंस जो हो रही वो की है। अच्छा, क्या समझते हैं कि पहले दौर की निस्बत अभी जो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, फैसिलिटियाँ ज़्यादा हो गई हैं, सहूलियात ज़्यादा हो गई हैं, इस टेक्नोलॉजी के दौर में ज़्यादा मज़ा था या वो पहले के दौर में ज़्यादा मज़ा था? जुठलाई तो ये भी नहीं जाती, क्योंकि इसने भी काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। लेकिन उस वक़्त के दौर या कुछ थे, उस वक़्त के लिहाज से वो जो जितना कुछ फैसिलिटीज़ हासिल थी या कर रहे थे, वो भी एक बेहतर निज़ाम था। लेकिन इस वक्त तो बात करते हुए यानी एकदम मिनटों सेकंडों में दुनिया पूरी घूम जाते हैं। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड में भी बात करनी हो तो पहले तो ख़त लिखते थे, 15 दिन में जाता था, 15 दिन इंतज़ार, 15 दिन में वापस, यानी 1.5 महीने में। साइड पे आप आ जाओ, 1.5 महीने में ऊपर से ही आ जाओ। इंग्लैंड से जवाब आता था। अच्छा, तो उसमें भी जो वो तार सिस्टम जो होता था, तार सिस्टम भी कह लो ठीक है, लेकिन ख़त जो था वो ऐसे ही था, ख़त ही था, इधर तार वगैरह था नहीं। तो ख़त जो था वो आता था, और जो ख़त ऊपर होते थे वो तो सेल दिए जाते थे, तरसील हो जाती थी, और जो ख़त नीचे गिर जाते या दब जाते वो हो सकता है 6 महीने के बाद जाकर बाहर निकले। ठीक, तो अगर कोई बाहर जाने वाला हो किसी मुल्क में, उस वक्त तो ये था नहीं, ये मिडल ईस्ट सिस्टम नहीं था, सिर्फ इंग्लैंड वगैरह था। तो इंग्लैंड वाले जो आते थे वो सबसे ज़्यादा ख़त रुके कि ये फलां ने दिए। हाँ, जो एक आदमी आता है वो पूरे मोहल्ले इलाके के खत लेके मोहल्ले इलाके के पूरे के ख़त वो लेके आते थे, और इधर से जाते थे मीना, पहले ही जनाब वो उसको ख़त जमा होने लग जाते थे। अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई है। नाज़रीन, हमारे वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाजी सफ़ीर साहब, और इन्होंने वाकई इस इलाके में एक नाम पैदा किया है अपना। इन्हीं की मेहनत है कि आज हम जो फल खा रहे हैं, इनकी मेहनत की वजह से
चोहा खालसा में भी हमारा इस वक्त बिजनेस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कलर सईदा में भी हमारा बिजनेस मौजूद है। कलर सईदा में हमारी 3 ब्रांचें थी, जो हमने 2 ब्रांचें ख़त्म करके एक मैन ब्रांच बना ली है। वो इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की वजह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी भी अच्छी है, हमारे पास रहन सहन भी अच्छा है, हमारे पास फैसिलिटियाँ भी तकरीबन सब मौजूद हैं। अगर हमारी कामयाबी का भी सहरा जाता है तो हमारे वाला साहब के साथ जाता है, जिन्होंने ये एक पौधा लगाया ना जो आज एक दरख्त बन गया है और उसका फल हम खा रहे हैं, हमारी औलाद खा रही है, हमारे बहन भाई खा रहे हैं। और जितना हो सके हम कोशिश करते हैं दूसरों को भी मदद अमदाद करें, कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है अगर आप हमारे रास्ते में दोगे तो हम आपको और देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे आज के इस प्रोग्राम में अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच आपका। मुझे दे इजाज़त दिलनवाज फैसल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।